साथियों नमस्कार। आज के इस कालखंड में हम प्रतिभा पर्व परीक्षा हेतु कक्षा 8 के गणित विषय के कुछ सैंपल प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और आपकी हर परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, 2 अंकों वाली एक संख्या में यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो इस संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदलने से संख्या कौन सी प्राप्त होगी? ऑप्शन ए 10x धन y, बी xy, सी yx, डी 10y धन x। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है 10x धन y। क्यों है? देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, इसमें इकाई का अंक x है। आप इस वीडियो के दाहिनी ओर एक बॉक्स में देख रहे हैं, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, ठीक है ना। दहाई वाली संख्या का स्थानीय मान 10 गुना होता है, अतः संख्या क्या हो गई? 10y धन x, ठीक है ना। अब आगे क्या कहा गया है कि इस संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है। आपस में x के स्थान पर y और y के स्थान पर x आ जाएगा। तो संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी 10x धन y। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा, सही होगा। मित्रों समझ में आया ना? चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2। परिमेय संख्या a का योज्य तत्समक है। ऑप्शन ए दिया है, ऋण a, 1/a, 1 और 0। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि परिमेय संख्या a का योज्य तत्समक क्या होगा। देखिए, पहले हम समझ लें कि योज्य तत्समक होता क्या है ना। यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। तो देखिए, योज्य तत्समक यानी किसी भी संख्या में वह संख्या जोड़ें तो उत्तर वही संख्या आएगी जिसमें हम उसको जोड़ रहे हैं। यानी तत्समक यानी वैसे का वैसा रहेगा। अर्थात इसमें अब आप समझ गए होंगे कि सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 यानी 0 जोड़ते हैं तो योगफल वही संख्या आती है। तत्समक का अर्थ होता है वही का वही, सेम टू सेम, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3। 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है यानी 66। यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो तो इस कथन के संगत एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ऑप्शन दिया गया है 2x ऋण 5x बराबर 66। ऑप्शन दूसरा दिया गया है, ऑप्शन बी 2x धन 5x बराबर 66। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 5x ऋण 2x बराबर 66। और चौथा ऑप्शन है 2x/5 बराबर 66, ठीक है। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा? अब यहाँ पर बच्चे हड़बड़ी में ऑप्शन ए कर देते हैं। आपने शायद ये सोचा होगा, है ना, ये गलत है। क्यों? कि देखिए, यहाँ पर अनुपात दिया गया है 2:5 और अंतर 66 यानी अंतर धनात्मक है। तो अंतर धनात्मक कब आता है? जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। यानी
5x ऋण 2x बराबर 66, यह सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। निम्न चित्र में y का मान क्या होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का चित्र दिया गया है और इसमें कोण P दिया गया है 70 डिग्री। तो आपको कोण R यानी y का मान ज्ञात करना है और इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 20 डिग्री, 35 डिग्री, 70 डिग्री और 110 डिग्री। इनमें से सही जवाब होगा 70 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5। एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं तो चतुर्भुज होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए आयत, बी समचतुर्भुज, सी समांतर चतुर्भुज और डी समलंब। ठीक है ना, तो इनमें से सही जवाब होगा समचतुर्भुज। यानी समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंब, है ना, लंबवत जो है समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 4, 7, 8 और 9। इनमें से सही विकल्प होगा 8, क्योंकि समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप दी गई कितनी? 45 डिग्री, है ना, और हमें ज्ञात करनी है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि 360 डिग्री में यदि 45 डिग्री का भाग लगाते हैं तो भुजाओं संख्या आती है 8, है ना। ठीक है, क्योंकि समबाहुभुज के सभी जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। इसलिए जब भी कोण की माप दी जाती है और भुजाओं संख्या ज्ञात करनी है तो 360 डिग्री में आपको कोण की माप का भाग लगा देना है, तो ज्ञात हो जाएगी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 7वां। एक अद्वितीय आयत की रचना के लिए न्यूनतम कितनी मापों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन दिया गया है 2 भुजा एवं 2 कोण, 2 भुजा एवं 1 कोण, 2 आसन्न भुजा, 1 भुजा। इनमें से सही जवाब है 2 आसन्न भुजा, क्योंकि हमें एक आयत की रचना करनी है और हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। क्लियर है ना? अब 2 आसन्न भुजाओं की यदि माप हमें ज्ञात हो जाती है तो आयत में सम्मुख भुजाओं की माप बराबर होती है। तो 2 आसन्न भुजाएं हमें ज्ञात होने पर अन्य 2 आसन्न भुजाएं भी स्वतः हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए आयत की रचना करने के लिए हमें 2 आसन्न भुजाओं की मापों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? विकल्प दिए गए हैं ऋण 7/9, 7/9, 9/7 और चौथा दिया गया है ऋण 7/9। इनमें से सही उत्तर होगा ऋण 7/9। देखिए योज्य प्रतिलोम वह होता है ना, कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होगी जो इसमें जोड़ दें, है ना, तो योगफल 0 आना चाहिए। समझे ना? जैसे 7/9 में यदि हम ऋण 7/9 जोड़ेंगे तो योगफल 0 आता है। अतः 7/9 का योज्य प्रतिलोम ऋण 7/9 होगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं लिख सकते हैं कि 4 में हम कितना जोड़ें कि योगफल 0 आ जाए, यानी ऋण 4। अर्थात क्या हुआ? 4 का योज्य प्रतिलोम ऋण 4।
और ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम धन 4। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऋण 3/7 में किस परिमेय संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल 1 प्राप्त हो। अब यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं ऋण 3/7, 3/7, ऋण 7/3 और ऋण 10/7। अब यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऋण 7/3, है ना। ठीक है ना। ऋण 7/3 का ऋण 3/7 में गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक चित व एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। ए 1, बी 2, सी 1/2 और डी 1/4। यहाँ पर सही जवाब होगा 1/2। ठीक है ना। कि दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो दोनों की आ सकती है 2/4 कुल घटनाएं हो सकती है। तो 2/4 को जब हम सरलीकरण करते हैं तो 1/2 आता है, अर्थात 1/2 हमारा उत्तर सही होगा। ये एक सिक्के के लिए भी आता है, 2 सिक्के के लिए भी प्रश्न आता है और 3 सिक्के के लिए प्रश्न आता है। यानी सिक्के चाहे जितने भी हों, है ना, उत्तर हमेशा चित और पट आने की प्रायिकता का 1/2 ही होता है। तो आपने यह पूरा वीडियो देखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद,